पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज ऑब्वियसली पाकिस्तान के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, पाकिस्तान में जो केओस है वो खत्म नहीं हो रहा। आज मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे बहुत पुराने कॉलीग, इन अ वे मेरे उस्ताद डॉक्टर मोहित पीरजादा। डॉक, गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू वजाहत। ओके, सो डॉक, मैं शुरू करता हूं कुछ अपडेट से। बेयर विद मी एंड फिर मैं आपसे वे इन करूंगा। आईएसपीआर की स्टेटमेंट आई है। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट इन अ वीक। पहली स्टेटमेंट के बाद हमने देखा क्या रद्द अमल हुआ। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है उसमें आईएसपीआर ने इसे, ये जो हो रहा है, ये इसे एक काला, एक स्याह बाब, एक ब्लैक चैप्टर कहा गया है। खबरें आई थी कि इमरान खान साहब के साथ के बाद जो असद उमर साहब हैं वो अरेस्ट हुए हैं। वी सॉ विजुअल्स ऑफ दैट। बट फिर शाह महमूद साहब के बारे में भी खबरें आई। दोज रिमेन्ड अनकन्फर्म्ड। शीरी मजारी और शाह महमूद साहब की बेटी ने कहा है कि ही इज नॉट अंडर अरेस्ट। पुलिस ने दर्जनों और पीटीआई के लोगों को अरेस्ट किया है अक्रॉस द कंट्री। अरेस्ट जारी हैं। डेथ टोल जो फाइनल है पिछले 24 घंटे के दौरान वो अनक्लियर है। पीटीआई के एस्टिमेट्स, लेटेस्ट एस्टिमेट्स का मैं वेट कर रहा हूं, बट एस्टिमेट्स दर्जनों में है। पुलिस भी दर्जनों में इंजर हुई है। अभी तक कोई मिलिट्री कैजुअल्टीज क्लेम नहीं हुई। पीटीआई कह रहा है, अब कहने लग गया है, पीटीआई के लीडरशिप में बहुत सारे लोग हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग पुरअमन एहतजाज के लिए हमने उन्हें बोला हुआ है। मगर मरियम नवाज ने बोला है कि ये ट्रेन गुंडे थे जिनको महीनों से ट्रेन किया जा रहा था एट जमान पार्क। लीगली पीटीआई के जो वकील हैं, फवाद चौधरी के छोटे भाई फैसल चौधरी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे लेटेस्ट लीगली अपडेट्स दिए हैं, ये बहुत क्रिटिकल हैं। ट्रायल कोर्ट में ऑब्वियसली चला गया है इमरान खान का केस। 8 दिन की पुलिस रिमांड उन्हें मिली है, फिजिकल रिमांड। तोशा खाना जो केस है वो भी जारी है। उसके बारे में फैसल ने मुझे कहा है, डॉक, कि थिंग्स, जो जज है बहुत बहुत जल्दी में है, कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करे। 13 को तोशा खाना की जो डेट है वो लगी है। जजेस भी शिफ्ट हुए हैं और साथ साथ जो नया जज है, ही सपोज टू हैव एन एंटी इमरान बायस अकॉर्डिंग टू फैसल। और फिर जो टिरियन वाइट हैं, द एलिजेड डॉटर ऑफ इमरान खान, उनका जो केस है, हालांकि 2-1 मेजोरिटी से बंद हो गया था, उसका नया बेंच फिर से खुल गया है। स्पीकिंग ऑफ केसेस, अरशद शरीफ का भी केस सुप्रीम कोर्ट में में फिर से सुना जा रहा है। एसजीआईटी ने कहा है कि वो केन्या जाएगी और उसकी फुट ड्रैगिंग हो रही है। इंटरनेशनली डॉक साइलेंस है मोस्टली। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट और हम देख रहे हैं। बस इससे ज्यादा उन्होंने नहीं बोला। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी स्टेट टोनी ब्लिंकन, उन्होंने बहुत छोटा बयान दिया, अजीब सा बयान दिया। Whatever happens in Pakistan is consistent with the rule of law and the constitution. इससे ज्यादा उन्होंने नहीं बोला। चाइना हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी, उसकी 2 दिन से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहा हूं, उन्होंने खाली सीपैक पे बात की है और किसी पे बात नहीं की। लेट्स स्टार्ट विद दैट कि इंटरनेशनल लगता है किसी किस्म की, डॉक, इन्हें कोई इंटरनेशनल थम्स अप मिला हुआ है या गो अहेड मिला हुआ है। इसको सामने रखते हुए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू स्टडी इंटरनेशनल अफेयर्स, मुझे ये बताएं कि आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं, व्हाट्स हैपनिंग, आपकी क्रिस्टल बॉल क्या कहती है? देखिए वजाहत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू योर प्लेटफॉर्म। पहली बात तो ये कि आप इंटरनेशनल से अगर शुरू करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल से ही मैं शुरू कर लेता हूँ। चीन का जहाँ तक ताल्लुक है, चाइनीज इन द हिस्ट्री हैव अ टर्म कॉल्ड अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, और विच स्टार्टेड फ्रॉम द ओपियम वॉर्स ऑफ 1839। और उसके बाद जो कम्युनिस्ट चाइना की या नेशनलिस्ट चाइना की जो सारी एवोल्यूशन हुई है, उसमें एक सेंट्रल कॉर्नर पॉइंट है उनका बहुत इंपॉर्टेंट, वो चूँकि चाइनीज़ को ये फीलिंग थी कि उनके अंदरूनी मामलात के अंदर बाहर से मुदाखलत की गई है, तो उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि किसी भी चीन को किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है। ठीक, ये उनका बेसिकली कॉर्नर स्टोन है और वो इसके ऊपर कारबंद है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे उन्होंने एक कमेंट, कहते हैं 1971 की जंग से पहले दिया था, जब उन्होंने पाकिस्तान में दिन याहिया खान गवर्नमेंट को ये वार्न किया कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई, आपको इसका हल निकालना पड़ेगा। और आपने देखा कि उसके बाद भी चाइना ने कोई मदद पाकिस्तान की नहीं की 1971 के कॉन्फ्लिक्ट में। अभी जब चाइना के नए फॉरेन मिनिस्टर जो अभी बने हैं, किंग कांग उनका मेरा ख्याल नाम है,
वो बिलावल के साथ खड़े थे, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसका आपको हल निकालना होगा, यू नीड ए पॉलिटिकल कंसेंसस। चाइना के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने ये कहा तो बिलावल और हिना रब्बानी, बिलावल उनके साथ खड़े थे, हिना सामने बैठी हुई थी, तो दोनों बड़े चौंके, बिकॉज आप चाइनीज से ये एक्सपेक्ट नहीं करते। अब आ जाते हैं कि किन से आप एक्सपेक्ट करते थे, जहां से आपको एक्चुअल चीज समझ आती है कि इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है। आप एक्सपेक्ट करते हैं ये किस्म की स्टेटमेंट्स ऑफ कंसर्न स्टेट डिपार्टमेंट से, वाइट हाउस से, आप यूरोपियन यूनियन से, आप बरतानिया से। यही वो तीन फाउंटेन्स हैं, तीन सेंटर्स हैं क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड के, वेस्टर्न वर्ल्ड के, जहां से आपका रिएक्शन होता है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में अगर किसी जर्नलिस्ट को उठा लेते थे तो अमेरिकन एम्बेसी से रद्दमल होता था, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती थी, प्रेस में सवाल पूछे जाते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाते थे। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। और अगर जो कुछ अभी इमरान खान की साथ हुआ है, अप्रैल और मई 2022 से बेसिकली वायलेंस शुरू हुई, हुकूमत चली गई थी 9 अप्रैल को, लेकिन 24 मई 2022 के बाद पाकिस्तान में एक प्रोसेस शुरू हुआ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस का, जिसमें सैकड़ों जो लोग हैं उनको मारा पीटा गया, हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, बहुत से और जर्नलिस्ट जो है उनको उठाया गया, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जैसे आज़म सवाती, सेनेटर आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ। तो इस सारे प्रोसेस के ऊपर जो रिएक्शन है अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो बड़ा म्यूटेड रहा है। और इमरान खान की जहाँ तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है, वो तो चले पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग और मीडिया दुनिया को समझा नहीं सकेंगे, अभी तक कम से कम नहीं समझा सके कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर इतना शदीद रद्द अमल और रिएक्शन क्यों हो रहा है, और असल कहानी ये गेम यहाँ पर है क्या। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस है, जहाँ टिरनी को अनलीश कर दिया गया, अथॉरिटेरियन रजीम को अनलीश कर दिया गया है, और क्लियरली बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब की जो ये हुकूमत है, नवाज शरीफ और जरदारी की जो हुकूमत है, इसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। और कुछ तो ऐसा भी लगने लग गया है कि इसमें नवाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं। गालिबन पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनसे ज़्यादा नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं फॉर सम रीजंस। लेकिन मुझे ये लगता है इसकी हम मजीद बात भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं पहले। इससे पहले हमारा तासुर ये होता था कि आर्मी चीफ जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर होता है और पॉलिटिशियन सेकेंडरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में आर्मी चीफ को आर्मी चीफ बनाया है। जो झगड़ा है कि वो रिटायर हो रहे थे 27 को, उनको बनाया गया, कंट्रोवर्शियल था। कुछ उनकी ऐसी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये डील है, जिसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो कंपेल्ड हैं, परसुएडेड हैं, अंडर प्रेशर हैं कि नवाज शरीफ साहब की रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स और पॉलिटिकल एजेंडा को उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इस तरह की कहानी है। लेकिन यस, अभी तक ऐसा लग रहा है अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के रिएक्शन से कि वो पाकिस्तान की जो ये हाइब्रिड रजीम है, एस्टैब्लिशमेंट एंड पीडीएम, इनको मौका दे रहे हैं कि आप इमरान खान की पूरी मूवमेंट को फोल्ड कर दें, इसको ख़त्म कर दें, और उसके बाद देखेंगे। और ये भी मुमकिन है कि इनका आईएमएफ के साथ जो प्लान सारा फंसा हुआ है डील, वो कंटेंजेंट है। इनको जो $2.6 बिलियन वहाँ से मिलने हैं, उसमें इनको कहा गया है कि पहले इस सारी शिट को साफ़ करें, और अगर शिट साफ़ हो जाती है, ये इसको पुरअमन तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर इनको एक फाइनेंशियल जो लीज ऑफ लाइफ है वो इनको मिल सकती है। अब इसका पाकिस्तान के अवाम इसमें बिल्कुल तन्हा है, लेकिन ज़ाहिर अवाम है बहुत बड़ी तादाद में, उनके साथ डायस्पोरास खड़े हैं। उनको अगर इंटेलिजेंट मूव करनी है, वो ये करनी है कि दुनिया भर के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। हुकूमतें तो ज़ाहिर है बेहिस होती हैं, इनसेंसिटिव होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरास जो हैं, खास करके अमेरिका में, बरतानिया के अंदर, यूरोप में, उनको अपना कुछ तो उनको डेमोन्स्ट्रेशंस करनी चाहिए कि बिल्डिंग्स के सामने, उनको 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहिए, उनको फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहिए। बरतानिया की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और पार्लियामेंट है उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहिए। फिर उनको पिटिशंस करनी चाहिए ब्रिटिश मीडिया को, और सिमिलरली अमेरिका के अंदर उनको पिटिशंस करनी चाहिए। ये कर भी रहे हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा सबसे एक्टिव है, जैसा कि आप देख चुके हैं, और उन्होंने अपने कांग्रेसमैन को, अपने सेनेटर्स को, अपने मेयर्स को पिटिशन किया है। तो जितना ज़्यादा ये पिटिशन करेंगे, इस मौके पे उनको ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो अगवा नुमा अरेस्ट हुआ है इमरान खान का, वो असल में उसके ऊपर जो रिएक्शन या फियर है वो ये है कि ये इमरान को मार देने की एक साजिश है। जिस तरह की आप बात लोग कर भी रहे हैं कि दिस इज़ एक्चुअली कि उसको कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल करके आप उसको जहर दे सकते हैं, बीमार करके मार सकते हैं। और जैसा कि दावा किया गया है बाज़ ज़राए की तरफ से कि इमरान को कत्ल करने के बाद, आप इमरान खान को कत्ल करने के बाद आप 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दें। अभी भी तो जो ड्रामा किया है, अगर आप मेरा वीलॉग देखें, अभी तो चले हो गया ना, अब तो
अफवाज पाकिस्तान को बदकिस्मती से इस्लामाबाद, पेशावर और बहुत से शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में बुला लिया गया है, मार्शल लॉ लग गया है शहरों के अंदर एक तरह से। लेकिन अब से कोई 20 घंटे पहले जब मैंने वीलॉग किया था तो मैंने कहा था कि ये जो स्क्रिप्ट है जिसमें इतनी आसानी से क्राउड को कमांडर लाहौर के घर में चला गया है, उनको किसी ने रोका नहीं, वो GHQ में चले गए हैं, और उस वक्त ही ये चीज़ें भी सामने आने लगी थी कि सब कुछ जो हो रहा है सब कुछ ही मुजाहिरीन नहीं कर रहे, कुछ और एलिमेंट्स भी उसके अंदर शामिल है। बट कता नज़र के मुजाहिरीन ने क्या किया, जिस तरह से इमरान खान को उठाया गया, जिस वायलेंट तरीके से, वहां पर एक कैलकुलेटेड प्लान और स्ट्रेटजी आपको क्लियरली नजर आती है कि PDM की हुकूमत का मकसद ही ये था कि आवाम को इंतशार दिलाया जाए, क्रिएटिव कयास पैदा किया जाए, एनार्की पैदा की जाए, और उस एनार्की को पैदा करके आप इसे कहते हैं मार्शल लॉ का एक जवाब पैदा करें, इमरजेंसी का एक जवाब पैदा करें। और फिर ये ज़ाहिर है कि ये ऐसा नहीं है कि इनके गोल फिक्स्ड होंगे, ये देखेंगे कि हर दिन और हर हफ्ते सिचुएशन कैसे डेवलप करती है, उसके हवाले से फैसला करेंगे। अगर सिचुएशन इनसे कंट्रोल हो गई, इन्होंने PTI को कुचल दिया, इनको लगा कि हमने कुचल दिया है, ये अपनी कैलकुलेशन करेंगे, सूरत में ये क्या करेंगे कि ये एक मैनेज किस्म का इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे अक्टूबर में या सितंबर में, जिसमें PTI को डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, उसके अंदर धड़ेबंदियां पैदा कर देंगे, इमरान खान को इनकम्युनिकाडो रखेंगे। अगर उन्होंने इमरान खान को कत्ल ना किया, मार ना दिया, तो इमरान खान को इनएक्सेसिबल रखेंगे, अदालतें कंट्रोल कर लेंगे। 8 दिन के बाद कोई नया केस आ जाएगा, उस केस के अंदर मजीद जो है उसका टाइम बढ़ जाएगा, जमानत नहीं हो सकेगी, 8 दिन के अंदर 5 दिन ऐड हो जाएंगे, 5 दिन में 6 दिन ऐड हो जाएंगे। तो इमरान खान को इन्होंने उठाया इसलिए नहीं है, सोच समझ के उठाया है। इनका मकसद है कि हम इमरान खान को लोगों से, आवाम से, PTI की लीडरशिप से, मीडिया से, दुनिया भर से उसको हम लाताल्लुक कर दें। और मगरब की जो खामोशी है उसमें एक टेसिट अप्रूवल भी आपको नजर आता है। सो फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है पाकिस्तान के लोगों में, आपके ऊपर, मेरे ऊपर और बहुत से लोगों पे, कि हम इसको किस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में एक क्रिमिनल टोला है चंद अशखास का, जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत और जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये कोई नई बात नहीं है, तमाम इंसानी तारीख इसी किस्म की है कि चंद अशखास जो हैं, बादशाह क्या होते थे, बादशाह यही होते थे, बादशाह ने पूरी एक रियासत के ढांचा बादशाह ही होता था, उस पर उन्होंने कब्जा किया होता था, फिर बादशाह के खिलाफ बगावत हो जाती थी। तो पाकिस्तान में एक ऐसी ही इस वक्त सूरत हाल है जो बड़ी अफसोसनाक है, बड़ी पेनफुल है। आई डू नॉट नो इसमें से कि पाकिस्तानी कौम इसमें से क्या सर्वाइव करके निकलेगी या ये मुल्क किसी और खौफनाक सूरत हाल की तरफ चला जाएगा। डॉक, आपका वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? वर्स्ट केस सिनारियो आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, वर्स्ट केस सिनारियो academically speaking, purely academically speaking, as someone as a keen student of history and political science and someone who is a student of history of South Asia, अगर तो लोगों में और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में एक नेगोशिएशन हो जाती है जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराती है और इक़्तिदार ट्रांसफ़र करती है और ख़ुद भी कुछ पीछे हटती है, जिस तरह से 1971 के डिबैकल के बाद इस्टेब्लिशमेंट 5 साल के लिए विड्रॉ कर गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट वाज द ओनली गवर्नमेंट इन द लास्ट 50+ ईयर्स जो दर हकीकत एक सिविलियन एसेंडेंसी की गवर्नमेंट थी। उससे पहले भी 58 से लेके 1971 तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और फिर 1977 के बाद से भी पाकिस्तान में कोई इंडिपेंडेंट सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो नहीं आ सकी। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल क्लास के दरमियान, जिसमें अनफॉर्चुनेटली PTI अकेली पार्टी है, अगर एक एग्रीमेंट होता है एक इस किस्म का जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट एग्री करती है कि हम पीछे हट जाएंगे, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करती है, इक़्तिदार ट्रांसफ़र करती है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे लगता है, अगर जो कुछ ये करना चाह रहे हैं और ज़ाहिर है इनकी इस वक्त नैरो इंटरेस्ट हैं और ये करते चले जाएंगे, मुझे फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल एज अ स्टेट बहुत मुश्किल लगता है। राइट, और उस बेसिस पे डॉक, वन मस्ट आस्क, आपने जो आपका जो तज्जिया है उसमें I've been noticing certain words are starting to appear more. अब फौज की जब आप बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये अब फौज कम और एक हाईजैक हो गई है, एक क्रिमिनल टोला आ गया है जिसने इसको हाईजैक कर लिया है, फौज एक तरफ, उसके कुछ सीनियर अफसरान एक तरफ। कल ही में हर किस्म की खबर चल रही थी जब केओस मचा हुआ था। इंडिया में से ऑब्वियसली डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एक चल रहा था और एक चीज काफी घूमी बहुत सारे सर्कल्स में कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको हटाने, बिकॉज ही वाजंट इन द कंट्री, आसिम मुनीर, तो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं साहिर शमशाद, एक खबर चली कि उन्होंने और दीगर कोर कमांडर्स ने उन्हें हटाने का डिसीजन ले लिया और साहिर शमशाद टेक ओवर कर रहा है और ये प्रेसिडेंसी तक बात पहुंच गई है और ये और वो। That aside, वो डिसइंफॉर्मेशन थी। Clearly, Asim Munir is very much in play.
अब मुझे ये बताएं, you worked with them, you know them, I've worked with them, I know them. फौज क्या सोच रही है? What is the army thinking? Is it even thinking? What is, मतलब वो कैसे गेम आउट इसे कर रही है? पहली बात है, ये जो डिसइंफॉर्मेशन थी, मैंने खैर इस पे एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इंडियंस तक ये पहुंची, ये डिसइंफॉर्मेशन चली पाकिस्तान के अंदर से थी, बिकॉज इससे पहले कि इंडियन चैनल्स और व्लॉगर्स इसको डिस्कस करते, उसके कई घंटे पहले पाकिस्तान का जो व्हाट्सएप है उसमें एक्स आर्मी ऑफिसर्स वाला जो है उनके दरमियान इस किस्म की चीज़ चल रही थी कि 6 कोर कमांडर्स जो हैं उन्होंने कैटेगोरिकली आसिम मुनीर को बताया कि आपको स्टेप असाइड कर जाना चाहिए, आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, को कमांडर पेशावर, कोयटा, कराची, लाहौर वगैरह बड़े अपसेट हैं, और सिर्फ उसमें जो कोर कमांडर गुजरांवाला है उनको अलग दिखाया जा रहा था। सो जो डिसइंफॉर्मेशन थी या जो गलतफहमी थी या जो कोई भी चीज़ थी वो निकली पाकिस्तान के अंदर से है, और इंडियंस ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जो पाकिस्तान में सूरत हाल हो रही है, वो कभी इतने खुश नहीं थे, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इतनी डिसयूनिटी उन्होंने कभी देखी नहीं है। मतलब ये पहली दफ़ा है। आप देखें ना, ये ठीक है कि जो पीएफ के जहाज़ को किसी चौक के ऊपर मियाँ वाली में कहीं लोगों ने नजर आतिश किया, ये किसी ने कर दिया है, ये सड़क पे ही खड़ा था, उसके कोई साथ गार्ड नहीं था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, गैरिजन के अंदर नहीं था, लेकिन डोंट गो इनटू द फिजिकल रियलिटी ऑफ इट। कभी हम सोच सकते थे अपने बचपन में कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने मुश्ताल हो जाएंगे कि वो पीएफ के जहाज़ को नजर आतिश कर देंगे। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल मेंटल बैरियर है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने क्रॉस कर लिया। इसी तरह आर्मी के ट्रक्स मैंने देखे हैं, गाड़ियां जो हैं, जो वैन्स होती हैं वो जली हुई मैंने देखी। अब अफवाज पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज हमने देखी है और जो कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स एक दो मैंने देखा है टेलीविजन चैनल्स पे बैठे हुए मसलसल कमेंट्रीज कर रहे हैं, मुझे लगता है वो हकीकत से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट ट्रेन टू थिंक इन एनी केस, उनका जो थिंकिंग प्लेटफॉर्म होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। मैंने लेक्चर दिया है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बहुत दफ़ा, और मैंने स्टाफ कॉलेज में भी आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज। उसके अलावा वहाँ मरीन कोर कॉलेज है या इन्फेंट्री कोर के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, सो वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक बड़े ग्रूव्ड माइंड में से आते हैं, उसमें कोई इंडिपेंडेंट ब्रॉडर थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं है। जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं पर भी दुनिया में होंगे, वो इंडिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री के एंगल की थिंकिंग को एनकरेज नहीं करते। उनकी एक टनल थिंकिंग है, उनके कुछ फिक्स किस्म के गोल्स होते हैं और वो उसके अंदर ही थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक, तो यकीनन ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो इंडिपेंडेंट सोच भी रहे होंगे कि किस किस्म का कयास और क्राइसिस मच गया है हमारे साथ, कभी हमने सोचा नहीं था। आफ्टर ऑल कभी ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की फौज के बारे में लोग इस किस्म के जज्बात उभर आएंगे। और ये कोई चंद नौजवान थोड़ा है, मैं और आप अमेरिका के अंदर हैं, मैं अब तक अमेरिका में 1000 लोगों से मिल चुका हूँ जो इंतहाई पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक के लोग हैं, एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, मुझे एक नहीं मिला who has to say anything positive about Pakistani establishment's role in the current crisis। ठीक, और ठीक है वो मुझसे सब लिख नहीं सकते, उनके ट्विटर नहीं लोग देखते होंगे, लेकिन कोई भी अब इस वक्त पढ़ा लिखा आदमी जिसका जो इंडिपेंडेंट माइंड का आदमी है, जो अपनी रोजी रोटी खुद से कमाता है, अनलाइक दोज रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनको उन्होंने टीवी पे बैठाया हुआ है, इस वक्त देयर इज नॉट एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द रोल ऑफ द करंट मिलिट्री लीडरशिप। So premised on that, क्या बगावत का फौज के अंदर कोई कर्नल्स कू का कोई चांस आपको नजर आता है, या ये बिल्कुल टू द पॉइंट, यस विल एग्जीक्यूट योर ऑर्डर सर, उस मेंटालिटी में लगी रहेगी? बिकॉज एट दिस पॉइंट देखें, हर चीज का एक कॉस्ट बेनिफिट होता है ना, स्ट्रेटेजिकली भी इनकी ट्रेनिंग होती है, टैक्टिकली भी ट्रेनिंग होती है। इस वक्त आप लॉसेस लिए जा रहे हैं, हिट्स आई जा रही हैं, मगर आप डग इन है और आप लगे हुए, आपने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, डबल डाउन कर गए, इंट्रेंच हो गए। सो प्रेमिस्ड ऑन दैट, आपने एनडीयू पे लेक्चर किया, स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया हुआ है आपने, व्हाट इज द आर्मी थिंकिंग, और इज इट नॉट थिंकिंग? नहीं, आई एम श्योर कि देखें, आई हैव कम अक्रॉस इन लास्ट 20 years of my interactivity and interaction with the armed forces of Pakistan, and the retired officers ज़्यादा independently सोचते हैं, that's true, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सेल्फ एजुकेटेड लोग हैं, बड़ी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं। ज़रा हिस्ट्री बड़ा माइंड ओपनिंग सब्जेक्ट है, जब लोग मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस भी आ जाती हैं, वो सिर्फ नक्शे मैप तो नहीं पढ़ते, वो पूरी एक हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हिस्ट्री शेप कैसे हुई है। अब जहाँ तक आपकी चीज़ है कि कोई म्यूटनी वहाँ पे हो जाए, म्यूटनी के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। पहली बात तो ये कि ट्रेडिशन नहीं है,
म्यूटनी का, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जैसे इराक था, जैसे इजिप्ट है, जहाँ कर्नल्स को हुआ है, या लैटिन अमेरिका के अंदर कर्नल्स को हुआ है, या बांग्लादेश में कर्नल्स को हुआ है। ये फौज जो है ये बड़ी हायरार्किकल है, इसमें जब भी मूवमेंट हुई है वो अगेंस्ट एक सिविलियन गवर्नमेंट हुई है। या अगर याहिया को हटा दिया था तो उस वक्त भी सीनियर ऑफिसर्स में ही फूट पड़ गई भी थी, या अगर जनरल याहिया ने हटा दिया था अयूब खान को तो जनरल याहिया ने जाके अयूब को कहा था कि आप स्टेप असाइड कर जाएं। तो या अगर जनरल ज़ियाउल हक को हटाया रास्ते से, हम समझते हैं कि वो क्रैश नहीं था, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो बेसिकली असैसिनेशन थी, तो वहाँ पर भी यही गुमान और शक होता है कि सीनियर आर्मी ब्रास जो उस वक्त की थी उनकी इन्वॉल्वमेंट से ही वो क्रैश जो है वो हुआ था। ठीक, सो यहाँ पे कर्नल को अगर कोई ऐसी फीलिंग या थिंकिंग कभी रही है तो उसके कामयाब होने की भी कोई हमें एविडेंस जो है वो नहीं मिली। हैविंग सेड दिस, ये रिस्क तो होंगे। जनरल आसिम मुनीर उनके जो कोलीग्स हैं, इससे पहले मैंने सुना है कि जनरल बाजवा के जहन में भी इस किस्म के फियर्स थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात या उसकी पेशबंदी की हुई थी, वो बड़ी प्रिकॉशंस ले रहे थे अपनी हिफाजत के लिए। तो रिस्क होंगे, लेकिन कुछ रिस्क और भी मेरे जहन में है कि अगर पाकिस्तान में कू होगा, कू हो जाता है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका वगैरह जो है वो एक डिफरेंट किस्म का रवैया अख्तियार कर लेंगे। बिकॉज इस वक्त की जो पाकिस्तान की मिलिट्री हायरार्की और पीडीएम है, ये जो कुछ कर रहे हैं मेरी नाकिस राय में ये बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं। और ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, वो कि बहुत से लोग नहीं इसको समझ सकते, इसको नहीं मानते, ये उनको सर्व कर रहे हैं। ये जो ड्रामा किया था अभी बिलावल को भेजने का एससीओ के अंदर, उसमें भी ये था कि बिलावल को पॉपुलर बनाने के लिए वहाँ जाके एक पंगा किया, उसको वहाँ भेज दिया। उसे कोई मकसद हिंदुस्तान से ताल्लुकात इंप्रूव करना तो नहीं था, क्योंकि ये इनको एहसास हुआ है कि हम बड़े अनपॉपुलर हैं, तो अगर हिंदुस्तान से पंगा हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके तकरीरें करें, बिलावल मोदी के बारे में बातें कर दें, हिंदुस्तान वाले उसके खिलाफ बात करें, तो इन सब चीज़ों से इनको पॉपुलैरिटी में इनको इजाफा होता है। फिर एक और भी चीज़ देखें, एक हिंदुस्तान में भी अगर आप उनकी ओपिनियन देखें तो वो भी कोई पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल से कोई बहुत ज़्यादा नाखुश नहीं है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, उन्होंने 2-4 थप्पड़ मार दिए, ये बिलावल की बेइज्जती करने की कोशिश की है, बट बाय एंड लार्ज इमरान खान की हुकूमत के हटा दिए जाने से, रिमूवल से, अगर आप स्टार्ट करें फ्रॉम मार्च एंड अप्रैल 2022, इंडियन थिंकिंग ओपिनियन मेकर्स, ऑपेड राइटर्स, टेलीविजन एंकर पर्सन्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो इमरान खान की हुकूमत के रिमूवल से खासे खुश हैं और मुतमईन हैं। बिकॉज इमरान खान और उसकी पॉपुलिज्म और उसकी जो एक रीजनल पोजीशनिंग थी विज़ा विज़ इंडिया, और जो वो दुनिया में शोर मचाते थे मोदी के हवाले से, उससे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खासी बरंगेख्ता थी और नाराज़ थी। और ये जो एक इम्पोर्टेंट सा रजीम है शहबाज शरीफ साहब का, पीडीएम का, और जो पोजीशन है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की, इससे हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है। और वो ये भी देख रहे हैं बिकॉज हिंदुस्तानी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा सियाणे हैं। वैसे भी उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनेज नहीं कर रही, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है रीजन को और दुनिया को समझने के लिए, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है ग्लोबल इशूज़ की। पाकिस्तान में जिस किस्म की पॉलिटिकल चेंज आ रही है, उसके नतीजे में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्लियरली देखती है कि पाकिस्तान मजीद मुश्किलात की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत वीक हो जाएगी स्टेट, and they see themselves in coming in a much more ascendant position within the next 10 years. Because अगर ये तो तूफान इन्होंने खड़ा किया है, ये इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो बड़ी सीरियस फॉल्ट लाइंस डेवलप कर जाएंगी बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। अभी तो इनके पास खुश नसीबी से एक ऐसी फेडरल जमात और एक फेडरल एंटिटी, एक फेडरल शख्सियत खड़ी थी जो केपी को, पंजाब को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, कराची की इंटेलिजेंसिया को, बलोचिस्तान के अंदर कुछ लोगों को, उन सबको एक मुकाम पे खड़ा करती थी। जो एक वाहिद जगह है जहां इमरान खान को डीपर पेनिट्रेशन नहीं मिली, वो अंदरूने सिंध है या बलोचिस्तान है। अदरवाइज ही रिप्रेजेंट्स अ फेडरल कैरेक्टर। अब खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों से पाकिस्तान की एक फेडरल एंटिटी का गला घोंट रही है। और मैं अप्रैल 2022 से ये कह रहा हूँ, कम से कम 2 दर्जन दफा मैंने अपने वीलॉग्स में कहा है, जिस वक्त इसकी बात कोई अभी सोच भी नहीं सकता था। 2 चीजें मैंने कहनी शुरू की। मैंने कहा जो हो रहा है इससे अफवाज पाकिस्तान और लोगों में फूट पड़ जाएगी। इन मार्च आई स्टार्टेड सेइंग दिस बिकॉज आई न्यू कि जनरल बाजवा जिस किस्म की तब्दीली ला रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने ये कहा कि इसके नतीजे में पहली दफा पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है उसके दरमियान दरारें पड़ जाएंगी। और उस वक्त नो वन टुक मी सीरियसली, नो वन इवन टॉक्ड अबाउट इट। अब देखें वो दरारें पड़ गई। आज आपको पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, जब से इस्लामाबाद का शहर बना है इन द मिड ऑफ 1960s, कभी किसी ने सोचा था
کہ اسلام آباد کے اندر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمائشی طور پہ آرٹیکل 245 میں فوج کو بلایا گیا تھا، لیکن اسلام آباد جیسے معصوم شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی کو بلانا پڑے گا. پشاور کے اندر آرمی کو بلانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے درمیان میں اٹک آتا ہے، آپ ایک ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں کتنے کور کمانڈرز آپ کے اس وقت پشتون ہیں، کتنے آپ کے نام مجھے تو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی پشتون ہے. تو آپ اسے کہتے ہیں آپ نے اتنی سیریس ایک ڈیوائڈ پیدا کر دی ہے. اور اس کے بعد انتہائی غیر ذمہ دارانہ پریس ریلیز. حالانکہ ڈی جی ایس پی آر جلد شریف بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے آ کے ایس پی آر کو بہت زیادہ ریگولیٹ کیا. جب انہوں نے آئی تھنک جنوری میں چارج سنبھالا تو انہوں نے آئی ایس پی آر کو ریفارم کیا. بہت زیادہ وہاں پہ کچھ ایسے عناصر تھے جنہوں نے آئی ایس پی آر کے اندر ارسپانسبل ایجنڈا پیدا کیا ہوا تھا، سینسیشنلزم پیدا کی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا. لیکن ظاہر ہے انڈر پریشر آ گئے ہیں. اسی طرح اور جنرل آفیسرز بھی انڈر پریشر ہوں گے. انتہائی ارسپانسبل پوزیشنز ان دی لاسٹ 48 آورز ٹوائس بائی آئی ایس پی آر. اور جو یہ سارے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو بٹھایا ہوا ہے وجاہت صاحب، بچگانہ باتیں کر رہے ہیں، چائلڈش باتیں کر رہے ہیں. ملک ٹوٹ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے. مطلب مجھ سے پوچھیں اور میں آپ کو بتاؤں. اچھا آپ اس پہ غور کریں، پاکستان آرمی لڑ کہاں رہی ہے آج؟ پاکستان آرمی فائٹنگ ان دی انڈین آکوپائڈ کشمیر، آر بی فائٹنگ ان افغانستان، آر بی فائٹنگ ان شری لنکا ایز اے پیس کیپر. وی آر فائٹنگ ان سائڈ پاکستان. کوئی اس چیز پہ سوچ ہی نہیں رہا کہ 1970s کے بعد سے پہلے 1970 سے پہلے ہم اپنے شہریوں کے خلاف بنگال میں لڑے. وی آر فائٹنگ انٹرنلی، وی آر فائٹنگ ان سائڈ آر اون ٹیریٹری. پھر اس کے بعد ہم نے لڑائی کی بلوچستان میں، انسرجنسی شروع ہو گئی، ہم نے اپنی ٹیریٹری کے اندر لڑائی کی. پھر ہم نے سیکٹریین کانفلکٹ میں ہماری آرمی کو آنا پڑا. پھر کراچی کی اسٹریٹ فائٹنگ میں ہماری آرمی اور پیراملٹری کو آنا پڑا. بلوچستان سلگ رہا ہے. پھر آفٹر 9/11 ہم نے ٹرائبل ایریاز اور فرنٹیئر کے اندر ہم نے اپنی فوج کو ہمیں استعمال کرنا پڑ گیا. تو ویئر آر وی فائٹنگ؟ وی آر ناٹ فائٹنگ ان پیس کیپنگ مشن سم ویئر ان شری لنکا اور ہیلپنگ دی روہنگا سم ویئر اور اسٹیبلائزنگ افغانستان اور صومالیہ. وی فائٹنگ ان سائڈ اور اون ٹیریٹری. لیکن آپ کو حرام ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو اینکر پرسنز ہیں، 33 ٹیلی ویژن چینلز میں 100 اینکر بیٹھا ہوا ہے. 33 ٹیلی ویژن چینلز میں وجاہت 100 اینکر بیٹھا ہوا ہے، 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے. حرام ہے کہ آپ کو ریئل ایشوز پہ کوئی بات کرتا وہاں نظر آئے. فروہی ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. بھائی ہم اپنی ٹیریٹری کے اندر لڑ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا ٹریجڈی ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ؟ اسی پہ ڈاک، آئی نو ٹائم کم ہے آپ کے پاس، نکلنا ہے آپ نے، بٹ ارشد شریف کا کیس لاسٹ کوشچن سنا جا رہا ہے. ایڈیٹوریلی وی ورنٹ آن دا سیم پیج، مگر جو اس کے ساتھ ہوا ہے obviously it's a national tragedy. But tell me، وہ تو کیس آج پھر سے سنا جا رہا ہے اور اس کیس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے. مگر ڈاک، are you safe? Is there a threat on your life, my life? باقی جو آپ کے جو انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں آپ تھنکرز ہیں، عادل راجہ، حیدر مہدی ایٹسٹرا، are you hearing something? میں نے یہ سنا ہے اسلام آباد میں 3-4 دن پہلے یہ جو انہوں نے عمران خان کو اریسٹ کیا، اس سے 3-4 دن پہلے کسی جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان سب کے ویئر اباؤٹس معلوم کیے جائیں، محیط پیرزادہ کا، باقی سب کا، ان کو ٹریک کریں. اور یہ پروبیبلی کوئی لوکل ایلیمنٹس اور کرمنلز کو یوز کرنا چاہتے ہیں ہمیں اٹیک کرنے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے، یا مار ڈالنے کے لیے. اٹس اے سیریس تھریٹ، اٹس اے ریئل پرابلم. اور میں نے تو لوکل پولیس کو بھی کانٹیکٹ کر لیا ہے. آئی ایم ان ٹچ ود دی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI، اور میں اس ایشو کو اٹھانا چاہ رہا ہوں. آپ کو بھی اس کو اٹھانا چاہیے. اس پہ آپ دیکھ لیں اپنے ذرائع سے. میرا بھی نام لیا گیا ڈاک. دیکھیں مجھے تو نام میرا مجھے اس میں کوٹ ہوا ہے کہ میرا تھا، انگلینڈ میں والے کا تھا، کینیڈا والے کا تھا. اب مطلب بیسکلی یہ تھا کہ جتنے بھی یہ باہر بیٹھے ہیں ڈیسیڈنٹ بیٹھے ہیں، مجھے ایگزیکٹ نام کا نہیں پتہ چل سکا. ایسی انفارمیشن تھوڑی سی 100% ڈیسیڈنٹ لفظ استعمال یعنی ہوا. جتنے یہ باہر بیٹھے ڈیسیڈنٹ ورڈ نہیں ہے، یہ جتنے باہر بیٹھے بکواس کر رہے ہیں، یہ 4-5 لوگ ہیں، یا سچ بول رہے ہیں، ون آف دا ٹو. نہیں تو نہیں کہتے نا، وہ اس کو سچ تو نہیں سمجھتے. تو ان کو ٹریک کیا، ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے، اور یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ میں ویسے سب سے پہلے اپیل کرتا ہوں اس ساری پاکستان کی آفیسر کلاس سے کہ آخر کار ان کی اتنی ایجوکیشن اور ٹریننگ یا مائنڈ تو ہونا چاہیے کہ انہیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ کس کو سرو کر رہے ہیں. اگر یہ ہمارے خلاف کارروائی کرتے ہیں، انہوں نے ارشد شریف کے خلاف کارروائی کی ہے، یہ سرو کس کو کر رہے ہیں؟ یہ نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کو، کوئی جنرلز کو سرو کر رہے ہوں گے. یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو، آرم فورسز آف پاکستان کو، پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کو تو سرو نہیں نہ کر رہے. ہم کوئی پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے نا. ہم تو انفیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ تو پاکستان کے لیے جہاد کوئی کر ہی نہیں رہا. ہم تو بیسکلی ایکوریٹ انالیسس پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی اس طرح سے انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیں ہی ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ shows many things apart from the criminal nature, that also showed کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں، کتنے نادان ہیں، ان کے ذہنوں کے اوپر اور دل و دماغ پہ کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان سے کیا کام کروائے جا رہے ہیں. اور آپ پریکاشنز لے رہے ہیں ڈاک؟ جی بالکل میں لے رہا ہوں پریکاشن.
बट सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन तो ये है कि मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ तमाम रेलेवेंट क्वार्टर्स को. मुझे कहा गया था इनके नाम दें, पहले भी मैंने इनको इन्फॉर्म किया था, मैंने नाम नहीं दिए थे, अब मैं नाम दूंगा जिस जिस पे मुझे शक है. अल्लाह खैर करे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, थैंक यू. एंड बाय द वे हमारा ये पहला शो था साथ. आई होप इट्स नॉट आवर लास्ट वन टुगेदर. जैकेट आपकी बड़ी टॉम क्रूज वाली है, मैवरिक बने हुए हैं आप. आपको तो कोई कुछ नहीं कर सकता. ISI एस विंग वगैरह कोई नहीं आपके करीब आ सकता. अल्लाह खैर करे. सर थैंक यू सो मच. में याद Looking good, dog. Looking good. We'll be in touch. थैंक यू. Stay Thank safe. Thank Right. So, इसके साथ फॉलो अप मेरा होगा डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के शो के बाद. मैं वॉशिंगटन में ही रहूंगा और जो वॉशिंगटन कैसे सबको देख रहा है ये मेरा अगला व्लॉग होगा, क्योंकि वॉशिंगटन की तरफ से ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट आई है. बड़ी नीम गरम किस्म की स्टेटमेंट है. व्हाट डज दिस मीन? where does the international dynamic, क्योंकि देखें ये जो हमारे ऊपर 50, 60, 70, 75 साल से जो हामी हैं उन्हें किसी किस्म की इंटरनेशनल बैकिंग है. अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे बड़ी क्रिटिकल चीज कही कि ये इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसे मैं कहूंगा इनका जो ब्रांड है, इनका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो यही है कि वी आर टू बिग टू फेल. कि अगर ये फौज फेल हो गई तो पूरा मुल्क बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरे मुल्क का. ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक पूरी दुनिया जो है वो हॉस्टेज, तो मैं नहीं कहूंगा इज हेल्ड हॉस्टेज, मगर कंसर्न रहती है क्योंकि पाक फौज फेल नहीं हो सकती. ये वॉशिंगटन में कहा जाता है, ये बीजिंग में कहा जाता है, ये वगैरह वगैरह कहा जाता है. सो आई एम गोइंग टू गो टू वॉशिंगटन नेक्स्ट. अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ. अपडेट्स आज में मल्टीपल आते रहेंगे. इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद.